हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ अकबर क्लासेस केमिस्ट्री। अकबर क्लासेस केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है बॉइलिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट मैं आपको एक अलग तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग रिलेट करेंगे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वेपर प्रेशर से। और यहीं तक हम अपनी बात ख़त्म नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग जानने की ये कोशिश करेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बॉइलिंग पॉइंट को इफ़ेक्ट करता है। इट मीन्स वी विल डिस्कस फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। सो आवर मोटो फॉर दिस वीडियो इज़ कि वेपर प्रेशर क्या है, वेपर प्रेशर को बॉइलिंग पॉइंट से रिलेट करेंगे। देन जैसे ये फिनिश होगा फिर हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बॉइलिंग पॉइंट को अफेक्ट करता है। तो शुरू करते हैं हम लोग पहला टॉपिक वेपर प्रेशर से। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट का जो आम डेफिनेशन है, जो लोग कहते हैं कि द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉइल्स, इसका मतलब समझने के लिए हमें वेपर प्रेशर समझना पड़ेगा। और वेपर प्रेशर जब समझ लेंगे हम लोग, फिर हम डिस्कस कर सकते हैं कि वेपर प्रेशर से बॉइलिंग पॉइंट को कैसे रिलेट करेंगे और कैसे वेपर प्रेशर किसी लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड है। ये बात अगर समझ जाएंगे तो बाकी सारे फैक्टर्स हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए शुरू करते हैं। तो चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। आपकी मर्ज़ी होगी, इट्स नो बिग डील, है ना, लेकिन लेक्चर ज़रूर देखें समझने के लिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग वेपर प्रेशर से। वेपर प्रेशर को समझने के लिए दो इम्पॉर्टेंट प्रोसेस समझना ज़रूरी है। एक प्रोसेस का नाम है इवापोरेशन, एक प्रोसेस का नाम है इवापोरेशन और एक प्रोसेस का नाम है कंडेंसेशन। और मुझे पता है कि आप में से ज़्यादातर बच्चे जो इस वीडियो को देखने आए हैं ये दोनों प्रोसेस को समझते होंगे। इवापोरेशन में क्या होता है कि कोई लिक्विड बनता है, अपना वेपर स्टेट में कन्वर्ट होता है। द लिक्विड कन्वर्ट इनटू इट्स वेपर स्टेट। लेकिन ख़ास बात क्या है इवापोरेशन सिर्फ सरफेस में होता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड इनटू इट्स वेपर स्टेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड एट एनी टेम्परेचर बट बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। वापस आ गई बॉइलिंग पॉइंट की बात, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट से पहले अगर कोई लिक्विड अपने सरफेस से वेपर फेज में कन्वर्ट होता है, इट मीन्स इट इज़ इवापोरेशन। क्या बोलेंगे इसको? इवापोरेशन बोलेंगे। तो इवापोरेशन इज अ सरफेस फेनोमेनन। इफ द प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस ओनली एट द सरफेस, इट मस्ट बी अ स्लो प्रोसेस। बल्क में नहीं हो रहा है तो ये स्लो प्रोसेस होगा। कंडेंसेशन में क्या होता है कि वेपर किसी कोल्ड सब्सटेंस के कांटेक्ट में आने के बाद, किसी कोल्ड ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आने के बाद कंडेंस कर जाता है, अपनी एनर्जी लूज करता है, जिसकी वजह से वो कंडेंस कर जाता है। यानी कि इवापोरेशन का रिवर्स प्रोसेस क्या होता है? वेपर को जब आप कूल करते हैं, वेपर को जब आप कूल करते हैं तो ये अपने लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन। तो इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन। अब मान लेते हैं आपका एक कंटेनर है, ये कंटेनर क्लोज्ड है और ये एक कांस्टेंट टेम्परेचर में इसके अंदर हमने किसी तरह से मेंटेन किया। कैसा टेम्परेचर? कांस्टेंट टेम्परेचर। वी हैव मेंटेन द कांस्टेंट टेम्परेचर। इसके अंदर एक लिक्विड है, मान लेते हैं एक लिक्विड है ए, और ए एक वोलाटाइल लिक्विड है। कैसा लिक्विड है? वोलाटाइल लिक्विड। वोलाटाइल लिक्विड का मतलब ऐसा लिक्विड जो अपने वेपर स्टेट में जा सकता है। तो जैसे ही टाइम आगे बढ़ेगा, इस लिक्विड ए का यहाँ पे वेपर्स बनने शुरू होंगे, वेपर्स बनने शुरू होंगे। पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड ए विल कन्वर्ट इनटू इट्स वेपर स्टेट, और वेपर की क्वांटिटी धीरे 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 बढ़ेगी। तो क्या होगा? वेपर ऑब्वियसली इट्स अ गैसियस फॉर्म ऑफ अ लिक्विड, तो वो गैस की तरह बिहेव करेगा। जब ये वेपर मूव करेगा तो हर डायरेक्शन में मूव करेगा, और ड्यूरिंग दैट मूवमेंट ये लिक्विड के सरफेस को वापस आके क्या करेगा? हिट करेगा। जब लिक्विड के सरफेस को आके हिट करेगा और वेपर की एनर्जी ज़्यादा है, लिक्विड के सरफेस की एनर्जी कम है, तो एनर्जी एब्जॉर्प्शन होगा और वापस वो वेपर किस स्टेट में आने लगेगा? लिक्विड स्टेट में आने लगेगा। यानी कि इवापोरेशन हो रहा था, यहाँ से यहाँ जा रहा था, तो इवापोरेशन हो रहा था, यहाँ से वापस आना शुरू हो गया। इसको बोलेंगे कंडेंसेशन। यानी कि इस कंटेनर के अंदर एक टाइम के बाद कांस्टेंट टेम्परेचर अगर मैंने रखा है तो इवापोरेशन भी शुरू हो गया और कंडेंसेशन भी शुरू हो गया। क्या क्या शुरू हो गया? इवापोरेशन और कंडेंसेशन। और एक टाइम आएगा
जब हम बोलेंगे कि इस सिस्टम के अंदर, इस पूरे सिस्टम के अंदर एक चीज़ आ गया है, डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब ये डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब मैं समझाता हूँ। डायनामिक इक्विलिब्रियम किसके किसके बीच में आया है? इस वेपर के बीच में, वेपर ए और लिक्विड ए के बीच में डायनामिक इक्विलिब्रियम आ गया है। तो क्या हुआ कि उनके बीच में डायनामिक इक्विलिब्रियम आ गया। तो एट दिस स्टेज हमारा जो रेट ऑफ इवापोरेशन है, यानी कि इवापोरेशन जिस तेज़ी से हो रहा है, ये इक्वल हो गया किसके? रेट ऑफ कंडेंसेशन के। घबराइए मत, मैं दोबारा बोलता हूँ। एक लिक्विड ए लिया गया विच इज़ अ वोलाटाइल लिक्विड। वोलाटाइल लिक्विड ऐसे लिक्विड को कहा जाता है जो अपने लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में जा सकता है। तो ऑब्वियसली इस लिक्विड का इवापोरेशन होगा, इवापोरेशन होने से उसके वेपर्स बनेंगे, उसके वेपर गैस की तरह बिहेव करेंगे एंड दोज गैसेस विल मूव रैंडमली इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। ड्यूरिंग दैट मूवमेंट दे विल हिट द सरफेस ऑफ द लिक्विड। लिक्विड के सरफेस को हिट करेगा, हिट करने की वजह से वापस वो कंडेंस करेगा, यानी कि कंडेंसेशन का प्रोसेस साइमल्टेनियसली इस कंटेनर के अंदर शुरू हो जाएगा एज द इवापोरेशन स्टार्ट्स। एज द टाइम पासेस मोर एंड मोर वेपर विल फॉर्म, तो मोर वेपर पार्टिकल विल स्ट्राइक टू द सरफेस ऑफ द लिक्विड एंड मोर कंडेंसेशन होने लगेगा। और एक ऐसा स्टेज आएगा जब रेट ऑफ इवापोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन बराबर हो जाएगा, तब डायनामिक इक्विलिब्रियम आ गया। किसके किसके बीच में? डायनामिक इक्विलिब्रियम आ गया बिटवीन वेपर एंड इट्स लिक्विड स्टेट। समझ में आ रही बात? तो एट डायनामिक इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ इवापोरेशन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन एंड दिस डायनामिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट बिटवीन द लिक्विड एंड इट्स वेपर फेज, और यू कैन से दैट कि द बिटवीन द वेपर एंड इट्स लिक्विड स्टेट, इन दोनों के बीच में डायनामिक इक्विलिब्रियम आ गया। अब जब डायनामिक इक्विलिब्रियम आ गया तो जितना लिक्विड वेपर बन रहा है उतना वेपर वापस क्या बन रहा है? लिक्विड बन रहा है। शुरू में वो वेपर तो बन गया जितना बनना था और कंडेंसेशन भी हो रहा था, लेकिन इनिशियली रेट ऑफ इवापोरेशन वाज मच फास्टर देन द रेट ऑफ कंडेंसेशन। बहुत ज़्यादा था रेट ऑफ इवापोरेशन, इसलिए वेपर तो बहुत ज़्यादा बन गए। जब बहुत ज़्यादा वेपर बन गए, कंडेंसेशन धीरे धीरे डोमिनेट करना शुरू किया और कंडेंसेशन और इवापोरेशन एक रेट में आ गया, इक्विलिब्रियम आ गया। अब हमारा लिक्विड का अमाउंट और वेपर का अमाउंट कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे और वेपर बनना शुरू हो जाएगा, टेम्परेचर घटाएंगे वेपर घटना शुरू हो जाएगा। लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इन दोनों का अमाउंट कांस्टेंट हो जाएगा, लेकिन प्रोसेस हो रहा है, इवापोरेशन भी हो रहा है, कंडेंसेशन भी हो रहा है। उन दोनों के बीच क्या आ चुका है? इक्विलिब्रियम आ चुका है। उन दोनों के बीच इक्विलिब्रियम आ चुका है। अब इक्विलिब्रियम जब आ गया तो दोनों का अमाउंट कांस्टेंट हो जाएगा, तो इस वेपर का अमाउंट भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। इसी कांस्टेंट वेपर का जो प्रेशर होगा उसी को हम लोग बोलेंगे वेपर प्रेशर। क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर। मुझे उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। तो वेपर प्रेशर को कैसे डिफाइन करेंगे? द प्रेशर, वेरी सिंपल, द प्रेशर exerted by the vapor phase of a liquid when there exists a dynamic equilibrium between the vapor and its liquid state। और ये डायनामिक इक्विलिब्रियम आने के लिए क्या होना पड़ेगा? कंटेनर को क्लोज होना पड़ेगा, कांस्टेंट टेम्परेचर होना पड़ेगा, ये सारे कंडीशन अप्लाई करेंगे तभी हो पाएगा। उस समय जो प्रेशर होगा वेपर का उसी को बोलेंगे वेपर प्रेशर। क्योंकि वेपर प्रेशर को डिफाइन कर रहे हैं हम लोग डायनामिक इक्विलिब्रियम में, इसीलिए कुछ किताबें इसे एक और नाम से पुकारती है, इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर। क्या पुकारती है? इक्विलिब्रियम वेपर
प्रेशर। क्या पुकार दिया इसको? इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर। यानी कि वेपर प्रेशर एंड इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर दोनों एक ही बात है, अलग अलग बातें नहीं है। तो सिंपल सी बात क्या हुई, एक क्लोज कंटेनर लिया, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, उसके अंदर एक वोलाटाइल लिक्विड लिया, वोलाटाइल लिक्विड इवापोरेट किया, वेपर्स बने, वेपर्स का कंडेंसेशन शुरू हुआ, इवापोरेशन और कंडेंसेशन का रेट बराबर हो गया, वेपर का अमाउंट कांस्टेंट हो गया, उस कांस्टेंट वेपर का जो प्रेशर होगा वही कहलाएगा वेपर प्रेशर। इसीलिए हम वेपर प्रेशर को डिफाइन करते हैं, द प्रेशर एक्सर्टेड बाई द वेपर फेज ऑफ अ लिक्विड व्हेन देयर एग्जिस्ट अ डायनामिक इक्विलिब्रियम बिटवीन द वेपर एंड इट्स लिक्विड स्टेट। और कब होगा ये सारा कंडीशन मैंने आपको बता दिया। ये बात अगर आप समझ गए, अगर आपने वेपर प्रेशर समझ गया तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और मुझे उम्मीद है कि प्रेशर आप जानते होंगे, प्रेशर का मतलब आप समझते होंगे। प्रेशर क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया। जब आप प्रेशर को डिफाइन करते हैं तो कैसे डिफाइन करते हैं? प्रेशर को डिफाइन करते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया में जो फोर्स लगता है उसी को हम लोग कहते हैं प्रेशर। ये फिजिक्स में आप इसको बहुत बेटर तरीके से समझे होंगे और फिजिक्स में इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको और बेटर मिलेगी। तो जब गैस के पार्टिकल्स यानी कि वेपर के पार्टिकल्स हिट करते हैं वॉल को तो वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि गैसेज एक्सर्ट प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है याद रखने के लिए। तो वेपर प्रेशर जितना लिक्विड के सरफेस पे एक्सर्ट होगा उतना लिक्विड के जिस कंटेनर में रखा गया उस कंटेनर के वॉल पे उतना ही वेपर प्रेशर एक्सर्ट होगा। आई बात समझ? मुझे लगता है आपको बात समझ में आई होगी। चलिए थोड़ा सा देखते हैं कि वीडियो कैसा बन रहा है। चलिए ऑल ओके, इट्स फाइन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब वेपर प्रेशर समझ गए, अब अगर ये वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, when the vapor pressure becomes equal to the atmospheric pressure। atmospheric pressure क्या होता है? the pressure exerted by the air। atmosphere, एयर जितना प्रेशर एक्सर्ट करता है उसी को हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब अगर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, नाउ द लिक्विड इज कैपेबल ऑफ बॉइलिंग। अब लिक्विड बॉइलिंग के लिए कैपेबल हो गया। उस टेम्परेचर को हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है? द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या मिला आपको भाई? वेरी सिंपल। व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट इज द temperature at which the vapor pressure of a liquid becomes equal to the atmospheric pressure। ठीक है, सिंपल सी बात है। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? ऐसा टेम्परेचर जिसमें वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर हो जाए, वही बॉइलिंग पॉइंट है। और बॉइलिंग पॉइंट पर क्या होता है? एट बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग टेक्स प्लेस। एट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग टेक्स प्लेस। बॉइलिंग पॉइंट पर बॉइलिंग होता है। बॉइलिंग पॉइंट से अगर कोई लिक्विड वेपर बनता है तो उसको इवापोरेशन कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट पर अगर कोई लिक्विड वेपर बनता है तो उसे बोलेंगे बॉइलिंग। बॉइलिंग पॉइंट से पहले इवापोरेशन, बॉइलिंग पॉइंट पर वो बोलेंगे उसे बॉइलिंग। क्या बोलेंगे? बॉइलिंग। एट बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग टेक्स प्लेस। और बॉइलिंग सरफेस में नहीं होता है, ये बल्क में होता है। किसमें होता है?
बल्क में, यानी कि सारे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के पास सेम एनर्जी आ जाती है। अब उनके बबल्स बाहर आते हैं और ब्रेक करते हैं और वेपर में कन्वर्ट होते हैं। सो सिंपल, ये था बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन। अब आपको मैं बताऊं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर अलग अलग हाइट पे अलग अलग होता है। जैसे जैसे हाइट बढ़ता है, as you go higher in the atmospheric pressure decreases. At sea level the atmospheric pressure is maximum. At sea level the atmospheric pressure is maximum. कौन से लेवल पे? At sea level atmospheric pressure क्या है? is maximum. सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैक्सिमम होता है और इसी को हम लोग कहते हैं नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या कहते हैं? नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सी लेवल पे जो प्रेशर होता है उसे हम लोग कहते हैं नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये मैक्सिमम प्रेशर है एटमॉस्फेयर का, और ये होता है 1 ATM के बराबर। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्या बोलेंगे इसको? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर के अलग अलग यूनिट्स हैं, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जनरली ATM में रिप्रेजेंट किया जाता है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब अगर हमारे लिक्विड का वेपर प्रेशर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, उस समय बॉइलिंग पॉइंट को सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट नहीं बोलेंगे। अलग अलग एटमॉस्फेरिक प्रेशर में तो वो बॉइलिंग पॉइंट हुआ, लेकिन नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जब बराबर हो जाता है वेपर प्रेशर, तब वो कहलाएगा नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि अब हमारे पास एक नया टर्म आया, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होता है कि द टेम्परेचर, ये भी एक टेम्परेचर ही है, द टेम्परेचर एट विच vapor pressure of a liquid becomes equal to the normal atmospheric pressure is called नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। अब आपको बता दूं कि नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो नहीं सकता है व्हेन यू टॉक अबाउट एक्सटर्नल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसके अलावा आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी ज़्यादा प्रेशर लिक्विड के ऊपर लगा दे तो अलग बात है। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मैक्सिमम वैल्यू है एट सी लेवल। सी लेवल पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अपना मैक्सिमम वैल्यू शो करता है वही नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो जब भी आप बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं इन जनरल, एक्चुअली यू आर टॉकिंग अबाउट नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। सी लेवल पे उसको मेजर करते हैं। तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना होता है ये जानना बेहद ज़रूरी है। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है ये है 100 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। अगर आप केल्विन में बात करेंगे तो इसको आप कह सकते हैं 273.15 केल्विन। अगर आप इसमें बात करेंगे फ़ारेनहाइट में तो इसको लिखा जा सकता है 100 × 9/5 + 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20, 180 और 20 हो गया, 180 और 32 हो गया तो आपका 112 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी कि नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करेंगे हम वाटर की तो 100 डिग्री सेल्सियस है। केल्विन में बात करेंगे तो 273.15 केल्विन है, और अगर आप बात करेंगे फ़ारेनहाइट में तो 112 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 डिग्री सेल्सियस पर एट 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। हम कह सकते हैं एट 100 डिग्री सेल्सियस द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज इक्वल टू हाउ मच? 1 ATM। और 1 ATM क्या होता है? ये होता है नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इस समय यही टेम्परेचर हमारा बन जाता है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर।
क्या सारे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट यही होगा? ऑफ कोर्स नहीं होगा। अब बॉइलिंग पॉइंट से क्या पता चलता है? ऑब्वियसली बॉइलिंग पॉइंट पर बॉइलिंग होगा, और जब तक बॉइलिंग होगा तब तक लिक्विड का टेम्परेचर नहीं बदलेगा। द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द बॉइलिंग ऑफ ए लिक्विड। जब तक पूरा लिक्विड बॉयल ना हो जाए वो टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहता है। क्यों? क्योंकि जो एनर्जी आती है वो इन द फॉर्म ऑफ लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन उस लिक्विड को वेपर बनाने में कन्वर्ट हो जाता है, न कि उस लिक्विड के टेम्परेचर को चेंज करने में। टेम्परेचर कब तक चेंज होता है? बॉइलिंग पॉइंट तक। वंस द बॉइलिंग पॉइंट इज रीच्ड, further heating will not raise the temperature. Instead, it will break the force of attraction between the constituent particles of the liquid and the liquid change into its vapor state. यानी कि वही हीट, वही एनर्जी कहलाती है लैटेंट हीट, जो आपके लिक्विड को या सॉलिड को उसके फिजिकल स्टेट को चेंज करने में मदद करता है, सॉलिड को लिक्विड बनाने में, लिक्विड को गैस बनाने में। तो जब फिक्स टेम्परेचर में कोई लिक्विड गैस बनता है, वेपर बनता है, उस समय जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है वो है लैटेंट हीट। क्या है? लैटेंट हीट। तो लैटेंट हीट टेम्परेचर को नहीं बढ़ाता है, बल्कि क्या करता है? उसके फिजिकल स्टेट को चेंज करता है। आई होप आपको यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। तो हमने डिस्कस क्या क्या किया अब तक? हमने डिस्कस किया वेपर प्रेशर। क्या डिस्कस किया? एक बार समराइज करते हैं। वेपर प्रेशर, उसके बाद डिस्कस किया हमने वेपर प्रेशर के कॉन्टेक्स्ट में बॉइलिंग पॉइंट, फिर हमने डिस्कस किया, मेजर पॉइंट बता रहा हूँ मैं, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। अब हमारा अगला मुद्दा क्या है? इस लेक्चर का अगला मुद्दा है फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे और किस तरह से अफेक्ट करेंगे? वो कौन से फैक्टर्स है, वो कौन कौन से वजह है, वो कौन कौन से कारक हैं जो बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा सकता है या घटा सकता है? चलिए इसी लास्ट टॉपिक को शुरू करते हैं और वीडियो को यहाँ हम समाप्त करेंगे। बने रहिए और समझने की पूरी कोशिश करिए, और अगर आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत है तो बनाइए, नहीं ज़रूरत है तो आप किताबों से पढ़ सकते हैं। और आजकल नोट्स बनाना इट्स नॉट अ बिग डील, बट क्लास के कुछ चीज़ों को अगर आप लिखते हैं तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। सो हमारा टॉपिक क्या है भाई? फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड। किसी लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहला फैक्टर पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा प्रेशर? इसमें एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर कौन सा? लिक्विड के ऊपर जो बाहर से प्रेशर लगता है, एक्सटर्नल प्रेशर। और ये एक्सटर्नल प्रेशर वेपर प्रेशर नहीं होगा, ये दूसरा प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर जनरली ये कौन से प्रेशर की बात होती है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात होती है। The liquid fights against atmospheric pressure so that it can convert into the vapor state. तो एक्सटर्नल प्रेशर, मान लेते हैं आपने प्रेशर कुकर के अंदर लिक्विड रख दिया, तो उस समय तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात नहीं होगी, उस समय एक्सटर्नल प्रेशर की बात होगी। और दूसरा, या फिर हम लिक्विड को ओपन कंटेनर में बॉयल कर रहे हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात हो जाएगी। किसकी बात हो जाएगी? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है। तो आप ज़रा गौर फरमाइए कि एक लिक्विड को बॉयल करना कहाँ आसान होगा? हायर एल्टीट्यूड्स में कि सी लेवल पे? तो द आंसर इज सी लेवल पे लिक्विड को बॉयल करना मुश्किल होगा और हायर एल्टीट्यूड पे लिक्विड को बॉयल करना आसान होगा। वजह क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट पर लिक्विड बॉयल करता है और बॉइलिंग पॉइंट पर हमारा वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर हो जाता है। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाए तो वेपर प्रेशर को भी कम होना पड़ता है, यानी कि लोअर टेम्परेचर में ही लिक्विड बॉयल करना शुरू हो जाएगा। समझ में आ रही बात? यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हुआ तो वेपर प्रेशर पहले ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इक्वलाइज कर जाएगा, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट पहले ही मिल जाएगा, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। इसका मतलब ये हुआ अगर एक्सटर्नल प्रेशर घटता है, एक्सटर्नल प्रेशर घटता है तो वेपर प्रेशर पहले ही लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा।
इसका मतलब लोअर टेम्परेचर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर बराबर हो जाएगा। यू विल गेट द बॉइलिंग पॉइंट एट लोअर टेम्परेचर, यानी कि लोअर बॉइलिंग पॉइंट हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सटर्नल प्रेशर दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एक्सटर्नल प्रेशर की अगर हम बात करें, वो अगर बढ़ जाए तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, क्योंकि वेपर प्रेशर को भी बढ़ाना पड़ेगा। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता है तो वेपर प्रेशर को बढ़ाने के लिए और टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? तो बहुत सिंपल है कि अगर आपका एक्सटर्नल प्रेशर या जिसको बोल लेते हैं हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता है, इंक्रीज करता है, ये इम्प्लाई करता है कि आपका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज कर जाएगा। ओके, एक्सटर्नल प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर इंक्रीज करता है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैक्सिमम कब होता है? सी लेवल पे, ठीक है। और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा? घटेगा। यानी कि किसी लिक्विड को बॉयल करना हायर एल्टीट्यूड में आसान है देन दी लोअर एल्टीट्यूड। ग्राउंड लेवल पे एक लिक्विड को बॉयल करना मुश्किल है और हायर एल्टीट्यूड में एक लिक्विड को बॉयल करना आसान है। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। लेकिन अगर वही एक प्रेशर कुकर के अंदर एक लिक्विड को रख दें हम लोग, क्या उसको बॉयल करना आसान होगा? तो ऑफ कोर्स नॉट, उसको बॉयल करना बहुत मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि उस समय वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं होना है। उस लिक्विड, उस कंटेनर के अंदर जो प्रेशर है उसके बराबर होना है, और वो पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए आप अंडे को बॉयल करना प्रीफर करते हैं कि एक प्रेशर कुकर के अंदर, खाना को पकाना प्रीफर करते हैं एक प्रेशर कुकर के अंदर। क्यों? क्योंकि जिस टेम्परेचर में आपका लिक्विड वेपर बन के चला जाता, उस टेम्परेचर में अब वो वेपर नहीं बन रहा है बल्कि खाना को पका रहा है। इसीलिए प्रेशर कुकर के अंदर क्योंकि लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है तो हायर टेम्परेचर में खाना पकता है, इसीलिए खाना जल्दी पक जाता है। दैट्स वाई प्रेशर कुकर रिड्यूसेस द कुकिंग टाइम। ये बात समझ में आई? तो आपको एप्लीकेशन भी साथ साथ समझना है। तो एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। दूसरा क्या है? दूसरा है इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इम्प्यूरिटीज़। इम्प्यूरिटीज़ का मतलब हम लोग ये समझते हैं, इम्प्यूरिटीज़ का मतलब कुछ भी लिक्विड सब्सटेंस में मिला देना, लिक्विड सब्सटेंस में कुछ भी मिला देना। तो जनरली हम लोग देखेंगे एडिशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। तो एक सॉल्वेंट है, एक हमारा लिक्विड है, इसमें आपने नॉन वोलाटाइल सॉलिड ऐड किया जो कि सॉल्यूट है। ये लिक्विड हमारा क्या है? लिक्विड सब्सटेंस हमारा क्या है? सॉल्वेंट। ये दोनों मिलके क्या बनाया? सॉल्यूशन। अब हमें समझना ये है कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे, कांस्टेंट टेम्परेचर में सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में से किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर वेपर प्रेशर की अगर हम लोग बात करें, वेपर प्रेशर की अगर हम लोग बात करें तो एक तरफ सॉल्वेंट है, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, और एक तरफ है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, बारी आ रही बात समझ आपको? मैं देख लेता हूँ बोर्ड कवर हो रहा है कि नहीं। यस, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट हमेशा ज़्यादा होता है सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट सॉलिड ऐड किया, ये नॉन वोलाटाइल सॉलिड अब लिक्विड को तो खुद तो वेपर नहीं बन रहा है, साथ साथ लिक्विड के कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया है, बल्क में भी और सरफेस में भी। और सरफेस के पहले जितने मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में जा रहे थे अब उतने मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में नहीं जा पाएंगे। जितने पार्टिकल्स पहले इवापोरेशन में पार्टिसिपेट करते थे उतने पार्टिकल्स अब इवापोरेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बिकॉज कि अब सरफेस पे सॉलिड के पार्टिकल्स भी आ गए जो वोलाटाइल नहीं है। तो नॉन वोलाटाइल सॉलिड के एडिशन से वेपर प्रेशर घटता है। अब वेपर प्रेशर घट गया लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो घटा नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर उतना ही है, तो वेपर प्रेशर को अब बढ़ाना पड़ेगा। तो वेपर प्रेशर
को बढ़ाने के लिए क्या उपाय है, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप किसी भी इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं तो ये क्या करता है, रिड्यूसेस वेपर प्रेशर। क्या रिड्यूस करता है, वेपर प्रेशर को रिड्यूस करता है। और वेपर प्रेशर रिड्यूस होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाना पड़ता है, सो दैट वेपर प्रेशर वापस से एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। यानी कि एडिशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉलिड टू अ लिक्विड सब्सटेंस, किसी लिक्विड सब्सटेंस में जब नॉन वोलाटाइल सॉलिड ऐड करते हैं, इट रिड्यूसेस द वेपर प्रेशर ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। रिजल्टिंग सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर घटा देता है, हेंस बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज। तो शॉर्टकट बात क्या हुई, अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। उसी तरह से कुछ भी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट जिसको हम सॉलिड बोलते हैं, किसी भी लिक्विड सब्सटेंस में ऐड करेंगे तो वो वेपर प्रेशर को घटा देता है। वेपर प्रेशर को बढ़ाने के लिए सो दैट कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाना पड़ता है। बॉइलिंग पॉइंट को नहीं बढ़ाना पड़ता, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है, सो दैट लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। और टेम्परेचर जब बढ़ा तो वही टेम्परेचर बन जाता है बॉइलिंग पॉइंट। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। तो वी हैव डिस्कस्ड, क्या क्या डिस्कस किया हमने डिस्कस किया वेपर प्रेशर, हमने डिस्कस किया बॉइलिंग पॉइंट, हमने डिस्कस किया नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, फिर हमने डिस्कस किया फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और लगातार इस तरह के कंसेप्चुअल चीज़ों को समझने के लिए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ केमिस्ट्री को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस।